इकोलॉजी, ये टर्म सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने प्रयोग किया था, जो कि बाद में इकोलॉजी साइंस का एक जटिल मगर महत्वपूर्ण ब्रांच बन गया। इकोलॉजी बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्टेड हैं या उनके बीच में क्या संबंध है। इससे हमें अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के उपाय मिलते हैं और हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को और अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इकोसिस्टम का मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उस कम्युनिटी या ग्रुप से है जो किसी खास प्रकार के एनवायरनमेंट या वातावरण में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उन जंगलों को कहते हैं जहां भारी वर्षा होती है और सूरज की रोशनी घने पेड़ों के कारण धरती तक नहीं पहुंच पाती। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम है जहां विभिन्न प्रकार के जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है जैविक, जिनमें प्राण हो, जैसे कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे। बायोटिक के 3 कैटेगरीज हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो खाना देते हैं या बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। कंज्यूमर जो कि उपभोग करते हैं, जैसे कि जानवर या मनुष्य। और डिकम्पोजर बैक्टीरिया या फंगस होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट में मिला देते हैं। कंज्यूमर्स भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी जो कि शाकाहारी होते हैं, सेकेंडरी जो कि प्राइमरी को खाते हैं, और टर्शियरी जो कि सेकेंडरी को खाते हैं और फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर एट्सेट्रा। इम्पॉर्टेंस ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में जल, वायु, सूरज की किरणें, भोजन, तापमान इत्यादि आते हैं। जल का प्रयोग रहने के लिए और खाने को डाइजेस्ट करने में होता है। हवा से हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि प्राप्त होते हैं। सूरज की रोशनी पृथ्वी की ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जिससे रोशनी और गर्मी प्राप्त होती है। भोजन में पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर के विकास में सहायक होते हैं। टेम्परेचर यानी तापमान ये तय करता है कि उस जगह का जीव और पेड़ पौधे किस प्रकार के होंगे। जीवन के लिए तापमान का मॉडरेट यानी मध्यम होना ज़रूरी है। बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर यानी ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स और सैप्रोफाइट्स यानी डिकम्पोजर्स आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वो जानवर होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर होते हैं। और सैप्रोफाइट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई। अब देखते हैं कि ग्रीन स्किल और ग्रीन इकोनॉमी क्या है। ग्रीन skills are the knowledge, abilities, values and attitudes needed to live in, develop and support a sustainable and resource efficient society। यानी ग्रीन स्किल्स उस ज्ञान, क्षमता, मूल्यों और सोच होती है जिससे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्रगति करते हैं और अपने पर्यावरण को भी बचा के रखते हैं। ग्रीन इकोनॉमी पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक तत्व को बैलेंस करके बेहतर जीवन जीने का मार्ग है। ग्रीन इकोनॉमी का पालन करके जो प्रगति या डेवलपमेंट होता है वो लंबे समय तक रहता है, जिससे वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी होती है और आने वाले जनरेशन के लिए भी संसाधन बचे रहते हैं ताकि वो भी अपना जीवन बेहतर बना सके। What is correct about the facts related to a society? Answer is society interacts with the environment and changes it at the same time. So let's see the relation between society and the environment. सोसाइटी पर एनवायरनमेंट का प्रभाव 3 प्रकार से पड़ता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी हमारे कार्य, कल्चर एंड सिविलाइजेशन हमारी संस्कृति और सभ्यता एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है, एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी आर्थिक समृद्धि। हमारे दैनिक कार्यों पर वेदर का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी कार्य क्षमता घटती और बढ़ती है मौसम के अनुसार। शारीरिक कार्यों के लिए मॉडरेट टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी होता है। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब औसत तापमान, न अधिक गर्म न अधिक ठंडा। संस्कृति और सभ्यता पर भी एनवायरनमेंट का गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में गंगा नदी, मेसोपोटामिया में यूफ्रेट्स, इजिप्ट में नाइल और चाइना में यांगजी कियांग नदी के आसपास
सभ्यता पहले विकसित हुई। सभ्यता के साथ साथ कृषि, कला, व्यवसाय, धर्म और लोगों की मानसिकता भी एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है। कोई शहर या देश की समृद्धि भी इस बात पर निर्भर है कि वहाँ कितना प्राकृतिक संसाधन है। किसी क्षेत्र का उत्पादन भी इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कितना रॉ मटेरियल्स उपलब्ध है। अब देखते हैं एनवायरनमेंट पर सोसाइटी किस प्रकार से प्रभाव डालता है। सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच का इंटरेक्शन कभी कभी इकोलॉजिकल संतुलन को बिगाड़ देता है। बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान पर्यावरण को नष्ट करता जा रहा है। औद्योगिक विकास और खेती के लिए बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, जिससे धरती से जल, खनिज पदार्थ, पेट्रोल आदि खत्म होते जा रहे हैं। फैक्टर्स कॉजिंग इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है इकोसिस्टम के इनबैलेंस के लिए। पॉल्यूशन लीड्स टू अनहेल्दी एनवायरनमेंट, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एट्सेट्रा। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान, जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और जलवायु भी बदल रहा है। इसका मेन कारण मनुष्यों द्वारा उत्पन्न होने वाले वो गैसेस हैं जो सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वापस धरती पर भेज देते हैं। ऐसे गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस एटमॉस्फेयर में जमा हो जाते हैं और सूरज की गर्मी और हानिकारक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण वे पृथ्वी से टकराकर वापस लौट नहीं पाती। इसी बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर्स के पिघलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे गैसेस जो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, भाप इत्यादि, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इकोसिस्टम के इम्बैलेंस का तीसरा कारण है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल, यानी मिट्टी का कम होना या उसके गुणों में कमी आना। ज़मीन कम होती जा रही है और मिट्टी का प्रयोग सड़क, बिल्डिंग बनाने में हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का कटना। कमर्शियल यानी व्यावसायिक और रहने की जगह बनाने के लिए जंगल कट रहे हैं, जिससे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस यानी असंतुलन बढ़ता जा रहा है। भारी मात्रा में प्राकृतिक संपदा जैसे मिट्टी, ईंधन, तेल आदि के निकाले जाने से इकोसिस्टम नष्ट हो रहा है। नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन यानी प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का मूल मंत्र रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। रिड्यूस मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के कंजम्पशन को कम करना। रिसाइकिल मतलब पेपर बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, डिब्बों को एक बार इस्तेमाल करके फेंकने के बजाय इनको दोबारा प्रयोग करने लायक बनाना। रीयूज़ मतलब बार बार प्रयोग में लाना। दोबारा प्रयोग करने पर हम लोग इन सब चीज़ों की डिमांड को कम कर सकते हैं। वेज ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो आखिर हम कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं? ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि मिट्टी को बहने से बचा सके। अधिक से अधिक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का उपयोग करें। वर्षा के पानी को जमा करके उसको खेती के लिए यूज़ करें। बायोफ्यूल कम मात्रा में कार्बन छोड़ता है और इसको कई प्रकार के मटेरियल से बनाया जा सकता है। कूड़े को प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल करें ताकि उसको भी उपयोगी बनाया जा सके, जैसे बायोफ्यूल बनाने में यूज़ हो सके। कागज़ के बजाय डिजिटल कॉपी का यूज़ करें और पेड़ों को कटने से बचाएं। घरों में फ्लोरोसेंट बल्ब्स का यूज़ करें जिससे इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो। डू यू नो, क्या आपको पता है 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में यूज़ होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहा जाता है, वायुमंडल के ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है, जिससे सूरज के खतरनाक रेज धरती पर पहुंचती है। दूसरे गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस का काम करती है। ओजोन लेयर का काम सूरज की हानिकारक UV रेज को रोकना होता है। सूरज से 3 प्रकार की UV रेज निकलते हैं, UVA, UVB और UVC, जिसमें से UVA और UVB धरती पर पहुंचती है। UVA रेज त्वचा के अंदर तक पहुंचने में सक्षम होती है। UVB रेज स्किन के सेल्स में पाए जाने वाले 7-DHC प्रोटीन को विटामिन D में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
बैम्बू मैनेजमेंट। बैम्बू एशिया में पाए जाने वाला कॉमन ट्रॉपिकल पेरेनियल ग्रास है। पेरेनियल मतलब 12 मासी। ये बहुत जल्दी उगता है और इससे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं। इससे खाद्य सामग्री मिलती है और इसको मिट्टी को रोकने के लिए भी उगाया जाता है, इसलिए इसकी खेती बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिसेंटली लॉन्च होने वाली पहल है, जिसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जोड़ा गया है। ग्रीन जॉब्स यानी हरित रोजगार एक ऐसा पेड रोजगार के अवसर है जिनका उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता को संरक्षित और बढ़ाना है। हरित नौकरियां सतत विकास और पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने की कुंजी है।